Perfect. So good morning everybody. Now last lecture में मैंने आप लोगों को please lower down your hands. Last lecture में हम लोगों ने आपको basic statistics के बारे में बताया था कि statistics क्या होता है. Statistics basically data के साथ deal करता है जहाँ पे आपके पास qualitative data भी होता है साथ ही साथ quantitative data भी होता है. पर जितने भी statistical tools होते हैं, जो भी हमने statistical tools हम लोग पढ़ेंगे, वो सब किस पे apply हो सकते हैं सिर्फ न्यूमेरिक क्वांटिटेटिव डेटा पे. पर मेरे पास तो क्वालिटेटिव डेटा भी है. देन हाउ हैव टू ट्रीट इट? कन्वर्ट करना पड़ेगा. वेरी गुड. सो हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इट इज ऑल अबाउट डेटा एंड कलेक्शन ऑफ डेटा. क्या सिंगल डेटा की कोई इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? नो, देर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ सिंगल डेटा, सिंगल एंट्री इन स्टैटिस्टिक्स. आपको हमेशा एक मल्टीपल डेटा चाहिए फॉर डूइंग एनी स्टैटिस्टिकल, अप्लाइंग एनी स्टैटिस्टिकल टूल और टेकिंग आउट एनी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस. ठीक है. अब हमने देखा ये दो प्रकार के डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं वो एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस को सेटिस्फाई करके ही आपको दिए जाते हैं. जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैंने किए हैं, जो भी लॉज मैं लाई हूँ, जो भी इन्फ्रेंसेस मैंने निकाले हैं, वो सब कुछ मैं एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस को सेटिस्फाई करा के ही निकाल पाती हूँ. मान लो उन कंडीशंस में कोई छेड़खानी कर दे या कोई चेंज हो जाए तो क्या मेरे इन्फ्रेंसेस तब भी वैलिड होते हैं? नो, है ना. सो द इन्फ्रेंसेस और द कंक्लूजंस दे आर वैलिड ओनली फॉर अ लिमिटेड सेट ऑफ कंडीशंस. इफ एनी ऑफ द कंडीशन चेंजेस the entire inference has to be changed. आपका पूरा रिजल्ट जो है वो चेंज हो सकता है. ठीक है. देन नेक्स्ट हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो जनरली क्या होता है, एक सैंपल पे निकाला जाता है. जनरली इट इज टेकन आउट ऑन द बेसिस ऑफ सम सैंपल बिकॉज वी ऑलवेज स्टडी अ यूनिवर्स जहाँ पे वो बहुत बड़ा होता है. यूनिवर्स इज वेरी ह्यूज और मॉनिटरली और टाइम के हिसाब से हम उसको मैनेज नहीं कर सकते पूरे यूनिवर्स को. अगर मैनेजेबल है देन इट इज अनदर थिंग. बट जनरली क्या होता है, बड़ा यूनिवर्स होता है, बड़ा एरिया ऑफ स्टडी होता है और हमारे लिए फाइनेंशियली और टाइम के हिसाब से वो मैनेजेबल नहीं होता कि हम पूरे यूनिवर्स को जाके स्टडी करें. तो हम हमेशा सैंपल लेते हैं. सैंपल में कौन सा सैंपल लेते हैं अगर आप लोगों को नाम याद हो तो? रैंडम सैंपल्स. सो हम लोग क्या करते हैं, रैंडम सैंपल्स निकालते हैं और इन रैंडम सैंपल्स पे अपने स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं, वो सब हम इन सैंपल्स पे अप्लाई करते हैं और इन सैंपल्स से जो भी रिजल्ट निकलता है वहीं से हम उसको कंक्लूड कर देते हैं. सो रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे ही स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस निकलते हैं. मान लो कोई रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर रहा है और वो बायस सैम्पलिंग कर रहा है, या हम कह सकते हैं उसने बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से सैंपल पार्शियल सैंपल करी है, तो क्या फिर वो सारे टूल्स आप जनरलाइज कर सकते हो, इन्फ्रेंसेस जनरलाइज कर सकते हो? नो, है ना. देखिए इसमें दो दो एस्पेक्ट्स होते हैं. रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, जब रैंडम सैम्पलिंग होती है ना तो आप जनरलाइज कर सकते हो आपके इन्फ्रेंसेस को. यू कैन जनरलाइज इट. मतलब मैं अपने जो रिजल्ट्स लेके आई हूँ, अगर आप भी रैंडम सैम्पलिंग फॉलो करोगे सेम यूनिवर्स पे तो मोर और लेस अपने जनरलाइज रिजल्ट्स होंगे. पर अगर मैंने रैंडम सैम्पलिंग करी है और आपने बायस सैम्पलिंग करी है तो आपके जो रिजल्ट्स है वो सिर्फ आपके लिए स्पेसिफिक है. आप किसी और पे नहीं बोल सकते कि तूने रैंडम सैम्पलिंग करी है तेरा भी ये रिजल्ट आएगा. नहीं, आपने बायस सैम्पलिंग करी है तो वो आपका स्पेसिफिक रिजल्ट ही है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, पर बाकियों के लिए आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. सो व्हेन स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न वी ऑलवेज गो फॉर जनरलाइज रिजल्ट्स. हम लोग कभी भी स्पेसिफिक रिजल्ट्स पे नहीं जाते हैं. वी ऑलवेज गो फॉर जनरलाइज रिजल्ट्स और जनरलाइज रिजल्ट्स के लिए हम लोग हमेशा रैंडम सैम्पलिंग ही पिक करते हैं. सो द बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज द रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है. सो कोई आपसे पूछ भी ले, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है सैम्पलिंग, तो हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड और द मोस्ट अनबायस्ड मेथड ऑफ सैम्पलिंग. सो इट इज द रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है. आइडियल मोस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग कहते हैं हम लोग. आइडियल है, ये सबसे आइडियल होती है. इसको हमने कौन से मेथड से याद बताया था आपको, एक टर्म से याद रख लीजिएगा. रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? लॉटरी सिस्टम. जब भी जैसे लॉटरी निकालते हैं ना वैसे रैंडम सैंपल्स निकालते हैं हम लोग. every we can say unit has an equal probability of coming.
किसी भी कोई वो बायसनेस नहीं है कि ये मेरा फेवरेट है, ही विल डेफिनेटली कम, नो, एवरी यूनिट हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, उसे हम रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल एवरीबॉडी? ऑलराइट, नाउ सिंस मैंने आपको बोला था कि इट इज ऑल अबाउट डेटा, डेटा एंड डेटा, तो आज हम देखते हैं कि डेटा कैसे कैसे होते हैं, और उसके बेसिस पे, क्योंकि हमने पढ़ा था कलेक्शन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, एंड देन वी हैव टू अप्लाई सम टूल्स और स्टैटिस्टिक्स, और फिर अल्टीमेटली वी कंक्लूड, ठीक है? ये 4 स्टेप्स में रहता है। तो सबसे पहला हमने कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन हो गया, नाउ वी नीड टू प्रेजेंट इट, ठीक है? वी हैव टू ऑर्गेनाइज इट, वी हैव टू प्रेजेंट इट। तो हम कैसे प्रेजेंट करें, हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें ना, अभी के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करूंगी, फिर हम लोग इन डिटेल जाएंगे प्रेजेंटेशन के, पर अभी हम लोग बेसिक बात करते हैं, ठीक है ना? आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें 2 वैरायटीज हो सकती है, मतलब 2 एस्पेक्ट्स में मैं क्लासिफाई करूंगी। पहला तो रेंज ऑफ डेटा, कि आपका रेंज ऑफ डेटा क्या है। रेंज ऑफ डेटा कहने का मतलब जैसे तुम लोगों ने स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स दिए हैं, 10th में दिए होंगे ना, तो मैम ऐसे नहीं बोलती थी 5 नंबर की फाइल है, 5 नंबर का वाइवा है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल है, ऐसे कुछ बोलती होंगी। 20 नंबर स्कूल से जाएंगे तो मैम ने ऐसे कभी बोला होगा ना, है ना? अब जैसे 5 नंबर का वाइवा है, और है ना प्रिंसिपल से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि आप आधा नंबर नहीं दोगे, मतलब या तो आप एक पूरा नंबर दोगे, आप 2 नंबर दोगे, 1.5 नंबर वाला हिसाब नहीं है, क्योंकि हम लोग जब सेंड करेंगे मार्क्स को हमको राउंड ऑफ करके ही भेजना रहेगा, तो आप वाइवा में भी मार्क्स को राउंड ऑफ करके ही दीजिए। मतलब टीचर के पास अब क्या पॉसिबिलिटी है मार्क्स देने की, वाइवा में आप बैठे हो, टीचर क्या क्या मार्क्स दे सकता है आपको? 5 नंबर का है, 0 to 5, वेरी गुड, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये 5, ये 6 बेसिक वो आपको दे सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज मतलब आप कितनी वैल्यूज असाइन कर सकते हो अपने वेरिएबल को, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी डेटा आप पढ़ रहे हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, वो हमारा वेरिएबल अंडर स्टडी है। जो भी हम पढ़ते हैं, तो अभी मैं आपके वाइवा के मार्क्स पढ़ रही हूँ, तो दैट इज माई वेरिएबल, ठीक है? मार्क्स इन योर वाइवा इज माई वेरिएबल। तो मेरे वेरिएबल की क्या रेंज है? 0 to 5, 6 वैल्यूज ही अटेन कर सकता है, ये फिक्स है, 6 वैल्यूज ही हैं, और फिक्स्ड वैल्यूज है, मुझे पहले से पता है 6 डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा ये, इसको तो हम बोलते हैं रेंज। दूसरा होता है द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है डेटा की, मतलब कितनी वैल्यूज हैं, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में 2 शब्द बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, एक तो होता है वेरिएबल और एक होती है हमारी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? सो वेरिएबल तो मैंने आपको बता दिया, द कैरेक्टरिस्टिक अंडर योर स्टडी, ठीक है? अभी मैं आपके मार्क्स स्टडी कर रही हूँ, तो मैंने आप बोल दिया वेरिएबल मेरा मार्क्स है। अगर मैं आप लोगों का सबका वेट स्टडी कर रही होती तो मैं बोलती थी मेरा वेरिएबल आपका वेट है, द वेट ऑफ माई क्लास सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ऐसे बोल देती है मेरा वेरिएबल है। बट मैं अभी आपके वाइवा के मार्क्स स्टडी कर रही हूँ, सो एक्स इज माई वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है? आप लोगों के वाइवा के मार्क्स। दूसरी चीज होती है ऑब्जर्वेशंस। Observations is basically the number of values you are collecting. Say for example you are at present 20 people, ठीक है? तो 20 observations मैं लूंगी, हर वैल्यू को हम एक ऑब्जर्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है ना ये, सो दीज आर कंसिडर्ड एज ऑब्जर्वेशंस, राइट? सो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग 2 चीजों को बेसिकली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक वेरिएबल और एक ऑब्जर्वेशन। तो दूसरा जो कैटेगराइजेशन होता है ना, एक तो रेंज ऑफ डेटा पे हुआ, दूसरा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर मेरे पास 20 बच्चे हैं तो मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ी कमी है ना? और मान लो आप 100 या 150 बच्चों की क्लास हो, या हम मैं बात करती हूँ तुम लोग अभी 12th क्लास में हो ना, तो मान लेते हैं कि मैं पूरे अजमेर में जितने 12th के बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उस केस में मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज मे बी अजमेर में 10-15 हज़ार 12th वाले बच्चे होंगे, इतने तो होंगे ही मेरे हिसाब से, ठीक है? अब 10-15 हज़ार अगर 12th के बच्चे हैं, तो यार मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत सारी होने वाली हैं। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, एक तो होती है हमारी लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक होती है हमारी मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? सो अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे लेस एंड मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, दैट डिपेंड्स कि आप क्या स्टडी कर रहे हो, बट लेस जनरली लेस के अंदर आपका है ना 20 और 30 ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
20-30 से ज़्यादा हम लोग लेस में नहीं कैटेगराइज करते, जैसे 20-30 से एक्सीड करता है हम लोग उसको जनरली मोर ऑब्जर्वेशन में ही लिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ डेटा। अब रेंज ऑफ डेटा में मैंने आपको एक एग्जाम्पल तो आपके वाइवा का दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल है आपकी स्कूल से जब आपके मार्क्स चले गए, अब आपने बोर्ड एग्जाम लिखा होगा क्लास 10th का, यू वेंट टू द सेंटर एंड यू रोट द एग्जाम और आपके 80 में से मार्क्स आए होंगे कुछ, करेक्ट? 80 में से आते हैं मार्क्स, है ना? तो वो आपके पास फिर उसके स्कूल के मिक्स होके अल्टीमेटली आपके 100 में से मार्क्स आते हैं। तो देखो 100 में से कितनी सारी वैल्यूज आप अटेन कर सकते हो। कोई भी बच्चा है उसके 0 नंबर भी आ सकते हैं, उसके 1 भी आ सकते हैं, उसके 2 भी आ सकते हैं, उसके 3 भी आ सकते हैं, उसके 87 भी आ सकते हैं, उसके 99 भी आ सकते हैं और उसके 100 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो रेंज है, द रेंज इज ह्यूज। 0 से लेके 100 तक मैं कुछ भी वैल्यू ले सकती हूँ। अच्छा मैंने 0.5 0.25 तो स्किप ही मार दिया अभी के लिए, पर अगर मैं वो भी इनकॉर्पोरेट करूँ तो इस हिसाब से तो मेरे पास बहुत सारे नंबर है। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो मेरी वेरिएबल अटेन कर सकता है। यू कैन हैव एन नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ पीपल ना, मतलब कोई बिल्कुल ही भौटा है उसके 0 ही नंबर आए हैं, ठीक है। कोई बहुत इंटेलिजेंट है उसके 100 नंबर आए हैं। बीच के हमारे मीडियम वाले होते हैं 50 60 70 वाले बच्चे भी, उनके भी बहुत सारे, मतलब यू हैव वेराइटीज, राइट। सो उस केस में हमारी रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है वो काफी बड़ी हो जाती है, ह्यूज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरीज देखते हैं अगेन रेंज ऑफ डेटा की। पहली लेस रेंज या लेस स्मॉल रेंज, ठीक है, स्मॉल रेंज ऑफ डेटा एंड ह्यूज रेंज ऑफ डेटा और लार्ज रेंज ऑफ डेटा, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्लब करके अपनी प्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो मैं है ना इन दोनों के अंदर बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज लेस, ठीक है, और रेंज ऑफ डेटा कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज लेस एंड रेंज ऑफ डेटा कैन बी लार्ज ऑल्सो स्मॉल ऑल्सो, कितनी भी हो सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम होनी चाहिए, मुझे उसमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, ठीक है। सो पहला जो केस बनाया मैंने वो बनाया number of observations is less. First case, when I have very less number of observations और मेरे जो रेंज है उस पर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑन रेंज लिख देती हूँ मैं। अगर यहाँ पे लिख दूँ नो लिमिट ऑन रेंज, it can be anything, ठीक है, it can be a large range also or a small range also, that is okay, ठीक है। अब जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत कम होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 5 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, राइट, एंड मैं इनके ना मैथ्स के मार्क्स स्टडी कर रही हूँ। सो 5 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स, आप में से कोई भी, जैसे मेरे को 4-5 बच्चों के नाम जो दिख रहे हैं, प्रत्युष के मान लो 67 आए, आउट ऑफ 100 की बात करें हम लोग, तो रेंज बहुत बड़ी ली है मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक दिशा है, दिशा के 50 आए हैं, नीति है, नीति के 90 आ गए, और कौन दिख रहा है, समकित, समकित के 40 आए हैं, ठीक है, जस्ट पास हुआ है। और कौन दिख रहा है यहाँ पे, गगन, गगन के लेटर से 95 मार्क्स आए, ठीक है। अब मेरे पास ये 5 बच्चे हैं, इनकी वेरिएशंस काफी ज्यादा है, देख लो ना 40 से लेके 95 तक के बच्चों के मेरे पास मार्क्स हैं, तो रेंज ऑफ डेटा भी काफी ज्यादा है और वैल्यूज काफी कम है, ठीक है। द वैल्यूज आर वेरी लेस, 4-5 वैल्यूज है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम होती है ना, तो हम इनको सिंपली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। मैं आपको ये सीरीज क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वो वेरी करते हैं कि आपने सीरीज कौन सी यूज करी है। सपोज द फॉर्मूला चेंजेस बेसिकली, सपोज मैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगी, डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक दूसरा और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए दूसरा, इसलिए हम लोग इनको पहले से पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंडिविजुअल सीरीज, इसको हम इंडिविजुअल और सिंपल सीरीज कहते हैं, और simple series. This is nothing, it is used whenever you have number of observations less and there is no limit on the range, कुछ भी हो चलेगा क्योंकि very
स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, हैंडफुल ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, आप इनको कॉमा सेपरेटेड लिख दो। तो मैं इनको पता है कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगी, ऐसे 67, 50, 90, 40, 95, और भी हो तो दो चार और वैल्यूज लिख दो एंड वील रिप्रेजेंट इट लाइक दिस इज इंडिविजुअल सीरीज और सिंपल सीरीज, जहां पे हम लोग सिंपली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखते हैं। बट इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज आर मोर, मतलब इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मोर, देन इट बिकम्स हाईली कंफ्यूजिंग। जैसे अगर तुम्हारे पास कॉमा सेपरेटेड 50 वैल्यू, तो यार तुम 50 वैल्यू थोड़ी ना लिखोगे, कॉमा फिर तो क्या होगा, कॉमा और पॉइंट और ये सब एक जैसे दिखने लग जाएंगे, और हम लोग है ना उसको राइट डाउन करने में या नोट डाउन करने में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे से आप 50 बच्चों के मार्क बोल दिया कि वेट्स लिखो, तो अब वेट्स 50 बच्चों के कॉमा सेपरेटेड लिखूंगी, 49.4, 7, 16, 67.7, तो पता है क्या होगा, जब मैं 50 लिखूंगी ना तो पॉइंट कॉमा सब बराबर दिखने लग जाते हैं, एंड दिस क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन। So this is good only when you have the number of observations to be very less. मैंने लेस के अंदर आपको बोला 20 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होती है, 20 से ज़्यादा है ना, it becomes very confusing, right? Please turn on your cameras, everybody. प्रियांश, अंजलि, दिशा, संकेत, कौन है और? अंजलि, क्या नाम है, प्रत्युष, दिशा, विदुषी, संकेत, कौन है एस नाम से, श्रेयांश। टर्न ऑन योर कैमरास। सो पहला रिप्रेजेंटेशन जो हमने देखा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज लेस पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रेंज पे कोई लिमिट नहीं लगाई थी। अब मैं उल्टा करूंगी, अब मैं रेंज पे लिमिट लगाऊंगी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे कोई लिमिट नहीं, ठीक है। सो माय रेंज ऑफ डेटा इज लेस नाउ, मेरे पास रेंज ऑफ डेटा लेस है। जैसे आपका मैंने अभी वो वाइवा वाला एग्जांपल लिया था ना, वाइवा वाला, जिसमें मुझे पता था मेरी मैम 6 नंबर से ज़्यादा कुछ और नहीं दे सकती, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 पॉसिबिलिटीज़ है उनकी, जो भी उनकी वैल्यू आएगी ना वेरिएबल की, ये 6 बेसिक पॉसिबिलिटीज़ है, इसके अलावा मैम को नहीं देना। 7, 6 भी नहीं दे सकती वो, -5 भी नहीं दे सकती, 1.5 भी नहीं दे सकती। तो मुझे पहले से मेरे वेरिएबल की वैल्यूज पता है। When I already know the possible values, say for example you have an MCQ based question, MCQ बेस्ड होते हैं ना क्वेश्चन, तो आंसर की क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, या सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, या थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इन चारों के अलावा कोई और ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? इन चारों के अलावा कोई और आंसर आ सकता है? नहीं, है ना। तो वी ऑलरेडी नो व्हाट विल बी द वैल्यूज, है ना, पॉसिबल वैल्यूज जब हमको पहले से पता हो, इसका मतलब हमारी रेंज लिमिटेड है। व्हेन वी हैव लिमिटेड रेंज ऑफ वैल्यूज बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे कोई दिक्कत नहीं है। 100 MCQ दो तो भी 4 में से कोई आंसर आएगा, ठीक है। तुम 150 बच्चे होते हो कॉमर्स में शायद, या 10th क्लास में 150 बच्चे हैं, तो भी मैम देगी तो वो 0 से 5 नंबर के बीच में ही वाइवा के नंबर, ठीक है। तो चाहे 150 ऑब्जर्वेशन हो, चाहे 5 ऑब्जर्वेशन हो, चाहे 200 ऑब्जर्वेशन हो, हमने तो क्या किया, रेंज को लिमिट कर दिया। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लिमिट किया था, वहां हम रेंज को लिमिट कर देते हैं कि भाई मेरी रेंज इतनी ही है, मुझे इतने बच्चों में ही या इतनी वेरिएबल्स वैल्यूज ही लेनी है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी जो हम लोग डेटा की देखते हैं ना, वो होती है रेंज ऑफ डेटा इज लिमिटेड। हमने इसको लिमिट कर दिया है, लिमिट कर दी जाती है 4, 5, 6, 7, 8, 10 वैल्यूज तक, ठीक है, छोटी नंबर ऑफ वैल्यूज तक। सो द रेंज इज लिमिटेड एंड नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे कोई लिमिट नहीं लगाई है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में, उस केस में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज यूज करते हैं। वी यूज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में नाम बोल रहा है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब आपकी वेरिएबल जो है वो एक डिस्क्रीट वैल्यू लेगी। डिस्क्रीट वैल्यू मीन्स विदाउट एनी कंफ्यूजन एक फिक्स सेपरेट वैल्यू अटेन करेगी। मतलब 0 है तो 0 मार्क्स ही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, सेकंड के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 और 2 वाला भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। सो इट इज फिक्स्ड व्हेन यू नो प्रायरली योर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जब आपको पहले से पता हो कि आपके वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज अज्यूम करेंगे, आप हमेशा डिस्क्रीट सीरीज पे जाए।
ठीक है। सो डिस्क्रीट सीरीज, यहाँ पे हम लोग हमारे वेरिएबल की जो भी वैल्यूज होती हैं वो पहले से लिख देते हैं। ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज लिख दो। मान लो मैं वो वाइवा वाली बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, वाइवा के मार्क्स वाली बात कर रही हूँ, तो वाइवा के मार्क्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो 0 नंबर आएंगे आपके, या 1 नंबर आएगा, या 2, या 3, या 4, या फिर 5। ये 5 पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे वाइवा में मार्क्स आने की। अब मैंने क्या किया, मैंने ना बच्चों से पूछ लिया, लो भाई हाथ खड़ा करके बता दो किसके 1 नंबर आए हैं, किसके 0 नंबर आए हैं, किसके 4 नंबर आए हैं। अब भले मेरी 100 की क्लास हो, चाहे मेरी 20 की क्लास हो, चाहे मेरी 50 की क्लास हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे तो नंबर ऑफ हैंड्स काउंट करने, या जो मेरी लिस्ट है उसमें से मेरे को 0 0 0 0 0 0 वाले काउंट करने, ऐसे ही कुछ करना है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगी, बस ये देख लूंगी कि 0 कितने लोगों के आए, मतलब 0 ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी बार अकर करी, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारा नेक्स्ट कॉलम जो बनता है ना यहाँ पे, वो बनता है फ्रीक्वेंसी का। स्मॉल f से हम लोग डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, एंड दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर करी है, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आपकी ये ऑब्जर्वेशन अकर कर रही है उसे हम बोलते हैं बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, नाउ फ्रीक्वेंसी मैंने पूछ लिया भाई 0 कितनों के आए हैं, तो हार्डली 3-4 हाथ खड़े हुए, तो 3 बच्चों ने बोला कि मेरे 0 आए हैं। 1 में हो सकता है 15 बच्चों के 1 आए हो, या 10 बच्चों के 1 आए हो, ठीक है। 2 हो सकता है 17 बच्चों के आए हो। 3 जनरली एवरेज वाला है, तो मैक्सिमम बच्चों के आए, 25 बच्चों के हमारे 3 आ गए मान लो, ठीक है। फिर अगेन 4 हमारे 15 बच्चों के आए हैं, है ना, और 5 हमारे 5 बच्चों के आए। ये हमारी क्लास का बेसिक हमने डिवीजन कर दिया कि मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं और उनके ये नंबर आए। अब देखो इसमें आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम भी होती तो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, 2 3 4 ऑब्जर्वेशंस होती फ्रीक्वेंसी। अभी मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी उसी अकॉर्डिंगली ज्यादा हो गई। और आप इसमें से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकाल सकते हो, आप सारी फ्रीक्वेंसी को सम अप कर दो, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हियर। यहाँ कर लो टोटल, देखो 3 17 20 30 कितना हुआ, 75 75 बच्चों के मार्क्स मैंने डिवाइड कर दिए। समझ आई ये बात? अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके 2 नंबर भी आए होंगे और 3 नंबर भी आए होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैम ने या तो हाँ दिए ही नहीं आपको। अच्छा, तो आप 0 वाली कैटेगरी में, तो होने वाली, बहुत ही बढ़िया। मैम से बहुत लड़ाई करी होगी पूरे साल, सारा गुस्सा मैम ने वही निकाला आपसे। बस भगवान का दया मनाओ, तब आपके पास ऑनलाइन क्लास नहीं थी, और ऑनलाइन क्लास पे आप मैम के सामने बैठ के चाय पी रहे हो, मैम तो फिर बन भी नहीं देती, चला गया पानी की, मैं तो पढ़ा रही हूँ तो चाय पी रहा बैठ के, ऐसे और बोल देती, ठीक है। अरे मैं नहीं दूंगी, मैं मार्क्स नहीं काटूंगी, डोंट वरी, ठीक है। आप पी लो। ओके, सो डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डिस्क्रीट सीरीज में आपकी जो वैल्यूज होंगी ना वेरिएबल की, वो लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको टैबुलर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट जैसे 5 10 15 रोज होंगी तब तक तो इट इज प्रेजेंटेबल। अब आप बोलो मेरे 0 टू लेके 100 तक के मार्क्स आएंगे, तो तू 0 से लेके 100 तक की लाइन बना ले, तो 4-5 रजिस्टर के पेज भर जाएंगे और मेरी टेबल ही खत्म नहीं होगी, राइट। सो दैट इज नॉट प्रेजेंटेबल। जब आपके नंबर ऑफ, या हम कह सकते हैं रेंज ऑफ डेटा जो है, अगर वो बढ़ गया, रेंज ऑफ वेरिएबल अगर बढ़ गया, तो आपका ये प्रेजेंटेबल नहीं होगा, ठीक है। और सिमिलरली इंडिविजुअल सीरीज कब यूजफुल नहीं होगा, जब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो गई। अब दोनों केसेस में मैंने एक एक तो अकोमोडेट कर लिया, पर हमारे पास जनरली ऐसा होता है कि हमारे क्लास में बच्चे भी ज्यादा है, 50 60 70 बच्चे हैं, और मार्क्स भी 0 to 100 के बीच में ही आते हैं। यही होता है हमारा जनरल लुकआउट, यही होता है कि भाई हमारे मार्क्स जो है वो 0 to 100 के बीच में है, और बच्चे भी काफी होते हैं हमारी क्लास में। आप कॉमर्स स्ट्रीम पकड़ लो तो आपके स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम के भी 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे करें, तो जब आपके पास रेंज भी ज्यादा है और आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी ज्यादा है,
तो हम लोग एक थर्ड क्लासिफिकेशन पे जाते हैं जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग इंडिविजुअल पे नहीं बनाते हैं, हम लोग एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज को अकोमोडेट कर लेते हैं। जैसे कि द थर्ड थिंग विच आई एम सेइंग इज range is more and number of observations are also more. When both are more, दोनों ही excess में है, then we go for continuous series. CONTINUOUS होती है हमेशा स्पेलिंग। कंटिन्यूअस सीरीज, ऑल्दो आपको तो लिखनी नहीं होगी, यू हैव अ MCQ बेस्ड पेपर। कंटिन्यूअस सीरीज में वी डिवाइड द एंटायर वैल्यूज इन स्मॉल स्मॉल क्लासेस। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ना, आपके मार्क्स 0 to 100 के बीच में आए होंगे, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे डिटेल जितना मुझे डिटेल में पढ़ना है उस हिसाब से मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ क्लासेस में। सपोज मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, मुझे ऊपर ऊपर से समझना है कि किसके कितने मार्क्स आए, तो मैं इसके 20-20 की क्लास बना दूंगी कि भाई 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। मैंने ऐसी क्लासेस बना दी जब मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है, ये मेरी क्लास हो गई, हम यहाँ ऐसे क्लास लिख देते हैं। ठीक है, ऐसी टेबल बन जाएगी अपनी ये, और इस तरफ आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग दिस मार्क्स। फिर मैं क्लास में पता है कैसे पूछूंगी, अच्छा चलो हाथ खड़ा कर दो जिन जिन के 20 to 40 आए हैं, जिन जिन के 40 to 60 आए हैं, तो सिंपली आई हैव टू राइट द, आई जस्ट हैव टू काउंट द नेम्स, या जो हैंड्स अप हुए हैं उनको नाम, उनको काउंट करना है और यहाँ पे लिख देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो सी फॉर एग्जाम्पल अगर लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हैं, तो सपोज मेरे यहाँ पे 2 बच्चे थे, यहाँ 3 बच्चे थे, यहाँ 5 थे, यहाँ 3 थे और यहाँ 2 थे। ठीक है, 15 बच्चे थे, पर क्या है कि रेंज ऑफ वैल्यूज बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैंने सोचा यार अपन तो कंटिन्यूअस सीरीज में ही क्लासिफाई कर लेते हैं। राइट, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे बस एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे आपको सिर्फ टेंटेटिव आइडिया ही मिलता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखो तुमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही थी, देखो ना, हर ऑब्जर्वेशन की एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है इस केस में, पर ये छोटी ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम के लिए तो ये यूजफुल है, पर ज़्यादा होते ही फिर हम लोग पता है थोड़ा सा टेंटेटिव मॉडल पे चल जाते हैं। यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स ही मिलते हैं, बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए देन ऑलवेज गो फॉर इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे आप एक एक डेटा को प्रॉपरली स्टडी कर रहे हो। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा है और आप पॉसिबल नहीं है आप एक एक डेटा को स्टडी करें, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज पे चले जाते हैं, जहाँ पे हमको एक ऑलमोस्ट टेंटेटिव वैल्यू मिलती है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली एक्यूरेट, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट एक्यूरेट करेक्ट वैल्यू मिलेगी आपको। आई बात समझ में? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बट ये आपकी दोनों प्रॉब्लम्स को झेल लेता है कि मेरे पास रेंज भी ज़्यादा है, नंबर भी ज़्यादा है, तो मैं कैसे मैनेज करूँ। आई बात समझ में सबको? Am I clear everybody? तो 3 क्लासिफिकेशंस हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पता है सिर्फ नेम बोलेंगे कि मैं अगर इंडिविजुअल सीरीज बोल रही हूँ तो मैं ऐसी टाइप की सीरीज की बात कर रही हूँ, मैं डिस्क्रीट सीरीज बोल रही हूँ तो मैं ऐसी सीरीज की बात कर रही हूँ जहाँ पे एक्स और एफ है। ठीक है, अगर मैं कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर रही हूँ तो मैं अपनी क्लास और फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ। ऑलराइट, इज इट क्लियर? चलें आगे। ऑलराइट, नाउ बिफोर आई स्टार्ट, सो यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। तो वी हैव कंटिन्यूअस सीरीज में भी वेराइटीज, मतलब 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में भी। 2 प्रकार से हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। वन इज द इंक्लूसिव मेथड एंड द अदर इज द एक्सक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, अच्छा बिफोर आई स्टार्ट विद दिस एक बात बताओगे, इंक्लूड या इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड कर देना, ऐसा ही कुछ ना। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना, एक्सक्लूसिव मतलब हटा देना, यही बोला।
यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे हम लोग इंक्लूसिव में ये जो होती है ना हमारी, जब भी हम लोग क्लास लिखते हैं, जैसे मैंने 0 to 20 लिखी है, 20 to 40 लिखी है, तो क्लास के अंदर हम दो लिमिट्स बताते हैं। मतलब मैं इसमें लिमिट बता रही हूँ ना कि 0 से लेके 20 तक की वैल्यूज लेगा। तो इन लिमिट्स को हम बोलते हैं लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर कहलाती है आपकी छोटी वाली लिमिट, और ये वाली कहलाती है आपकी अपर लिमिट, बड़ी वाली लिमिट, कि भाई ज्यादा से ज्यादा इसमें 20 नंबर आएगा और कम से कम इसमें 0 नंबर आएगा। तो जब हम लोग इन लिमिट्स की इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग की बात करते हैं, तो हम लोग इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन और एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे भी लिमिट सिर्फ एक ही इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में आती है, वो होती है अपर लिमिट, कि भाई तुमको अपर लिमिट इंक्लूड करनी है क्लास में या तुमको अपर लिमिट एक्सक्लूड करनी है। देखो कंफ्यूजन कहाँ आता है, इस जगह पे। अभी कोई पूछे कि मैम 20 को किस में डालना है, ऊपर वाली में कि नीचे वाली में, यहाँ कंफ्यूजन आता है। और वैसे किसे होता है, कौन सा नीचे वाली में, राइट, क्योंकि ये आपकी एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन होती है ना। इंक्लूसिव का इसी का ही अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59, 60 to 89, 79 एंड 80 to 99। ठीक है, अगर कोई मुझे बोले कि मैम 19 को किस में डालूं, तो ले उसमें डाल दे, 20 को किस में डालूं, इसमें डाल दे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो कंफ्यूजन इज देयर, आपके पास जो नंबर आया आपने उसमें डाल दिया। ऐसे क्लासिफिकेशन को हम इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जहां पे अपर लिमिट इंक्लूडेड है। भाई 19 इसी क्लास में इंक्लूडेड है, सो वी से द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड इन द क्लास। अपर लिमिट is included in the class, क्लास के अंदर ही इंक्लूडेड है ये अपर लिमिट। और इस केस में देखो, जब मैंने 0 to 20 लिखा था, 20 to 40, 40 to 60, तो उस केस में आपने क्या बोला था कि मैम 20 इसमें नहीं आएगा, 20 नीचे वाले में आएगा, 40 इसमें नहीं आएगा, 40 नीचे वाले में आएगा। इसका मतलब लोअर लिमिट तो इंक्लूड कर रही हूँ हर क्लास की, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 20 है, इसके अंदर आ रही है 20, तो लोअर लिमिट तो इंक्लूड कर रही हूँ, लोअर लिमिट पे कोई वो नहीं है। पर अपर लिमिट के केस में मैं एक्सक्लूड कर देती हूँ अपर लिमिट को और बोल देती हूँ कि तू तो नेक्स्ट क्लास में चला जा। ठीक है, सो हियर व्हाट वी से, द अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास, द अपर लिमिट इज excluded from the class and it is sent to the next class. So we say upper limit is excluded. In the class. Excluded from the class, sorry. सो अपर लिमिट को जब हम एक्सक्लूड करते हैं तो हम एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, इंक्लूड करते हैं तो हम इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या करना चाहिए, क्यों मैम आपने दो बताए और क्यों आपने यहाँ पे यही वाला बनाया था। तो जनरली जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, या हम आइडियली भी बात करें तो आइडियली स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि आप हमेशा इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन बनाएं। जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, दे आर ऑल वैलिड ऑन इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन। मतलब कह सकती हूँ इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन सबसे आइडियल मोस्ट क्लासिफिकेशन है। कंफ्यूजन भी नहीं है ना, देखो ना, बहुत इजी भी है। ठीक है, सो हमारी स्टैटिस्टिक्स जो है वो तो पहली प्रेफरेंस तो यही बोलती है कि यार हो सके तो इंक्लूसिव ही बना दो, अगर जरूरत पड़े तो एक्सक्लूसिव पे मूव कर। जैसे कि मान लो अब मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू आ गई 39.2, अब किसी बच्चे के नंबर आ सकते हैं यार 39.2। अब वो बच्चा बोलता है यार मैम मैं तो ना तो इस क्लास का रह गया क्योंकि मैं 39 से बड़ा हूँ, और ना इस क्लास में आऊंगा क्योंकि मैं 40 से छोटा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो इस सिनेरियो में हमको ऐसे लगता है यार एक्सक्लूसिव बढ़िया थी, इसमें ये कंफ्यूजन नहीं था। कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज को अगर आपको लेना है तो आप आराम से एक्सक्लूसिव में ले लो, पर इंक्लूसिव में भी जुगाड़ है। अगर आपको जरूरत पड़े कि भाई नहीं हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, देन व्हाट शुड वी डू, हम लोग इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना सीखते हैं।
आप लोग भी करते हो जनरली. वन ऑफ योर फ्रेंड इज स्टेइंग एट वैशाली नगर. से लेट्स से दीप्ति है ना, दीप्ति. दीप्ति वैशाली नगर, दीप्ति नहीं सॉरी, नीति. नीति है ना, शी स्टेज इन वैशाली नगर. एंड इधर अमनदीप वहाँ रहती है. अमनदीप कहाँ रहती है? शास्त्री नगर. कहाँ रहती है? आदर्श नगर. रामगंज. यार बहुत ही दूर हो गया ये तो. ठीक है. अब क्या लॉकडाउन ओपन हो गया. अब नीति और अमनदीप तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड दे वांट टू मीट अप, है ना, कहीं तो मिले. पर अब क्या है कि नीति के पेरेंट्स भी, नहीं नहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाओगे तुम लोग, इतनी दूर नहीं जाना है रामगंज तक. और अमनदीप के पेरेंट्स भी बोल रहे हैं नहीं नहीं वैशाली नगर तक नहीं जाओगे तुम लोग. देन व्हाट हैपेंस, अमन और नीति दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि चल ऐसा करते हैं अपन कहीं मिडवे पे मिलते हैं. तो तुम दोनों डिसाइड करते हो चलो अपन तो मैंगो मसाला पे मिल लेते हैं. सो व्हाट यू आर सेइंग, ना तो मैं पूरा चल के आऊंगी ना तो पूरा चल के आएगी, अपन दोनों मिडवे चलते हैं. यहाँ पे भी ईगो इश्यूज हो जाते हैं. जैसे हम में हो जाता है ना, मैं ही क्यों पूरा मिलने जाऊँ, मेरे क्या पड़ी है. वो भी बोलता है मैं ही क्यों जाऊँ, मेरे क्या पड़ी है. सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है. 19 भी बोलते हैं मैं क्यों इतना झुकूं कि मैं 20 तक जाऊँ. और 20 भी क्यों बोलता है कि यार मैं भी क्यों पीछे जाऊँ 19 तक. तो इन दोनों में कहीं सेटलमेंट नहीं हो पाता. तो ये लोग सेटलमेंट क्या करते हैं, मिडवे पे. सो अगेन दे गो फॉर द मिडवे बिटवीन देम. तो 19 भी बोलता है ठीक है यार तू ऐसा कर, तू 20 को बोलता है तू 19.5 तक आ जा, मैं भी 19.5 तक आ जाता हूँ, तो अपन दोनों मिल जाएंगे एक जगह पे. सो सेम अप्लाइज यहाँ पे भी. हम लोग क्या करते हैं, जब भी इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में जाते हैं तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं. इन दोनों का डिफरेंस निकालो. कितना आया? 1. 1 को आधा आधा बांट दो. अपर लिमिट में इंक्रीज करो उतना और लोअर लिमिट में डिक्रीज करो उतना. अपर में इंक्रीज कर दो हाफ से और लोअर में डिक्रीज कर दो हाफ से. तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी ना तो आई एम गेटिंग दिस. जीरो जनरली है ना, जैसे अगर आप मार्क्स या वेट वगैरह कर रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो -0.5 पे नहीं जाते हम लोग. आप चाहें तो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे भी -0.5 टू 19.5, then 19.5 to 39.5, then 39.5 to 59.5. ठीक है. ऐसे ही फिर ये जो बच्चा था ना 39.2 वाला, वो आ जाएगा इसमें आराम से, इस वाली क्लास में, और इसमें नहीं जाएगा. ठीक है. तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में तो हमने कन्वर्ट कर दिया. अब ये लॉजिक है. आप देख लो आप क्या पढ़ रहे हो. जैसे अगर आपका वेरिएबल अंडर स्टडी वेट है तो वेट नेगेटिव में नहीं जाता है, तो हम लोग फिर रिप्रेजेंटेशन में इसको 0 ही लिखते हैं, है ना, क्योंकि लॉजिकली लॉजिक यूज करते हैं थोड़ा सा. अगर मैं टेम्परेचर पढ़ रही हूँ तो फिर हाँ नेगेटिव हो सकता है टेम्परेचर, तो मैं -0.5 लिख दूँ. पर अगर मार्क्स मेरे नेगेटिव में नहीं जाएंगे, वेट मेरा नेगेटिव में नहीं जाएगा, हाइट नहीं जाएगा, तो मैं 0 भी लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है. ठीक है. सो you always convert an inclusive classification to exclusive classification whenever required. ठीक है. हमारे पास क्वेश्चन भी इंक्लूसिव में ही दिया हुआ होता है, मतलब कई बार इंक्लूसिव कई बार एक्सक्लूसिव में दिया हुआ होता है. हम हमेशा, अभी तो मैंने पूरे टेबल कन्वर्ट करी, पर हम कभी भी ऐसे कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर. तो हम लोग है ना कुछ टिप्स से या ट्रिक्स से कि भाई कोई इधर से इधर एडजस्टमेंट किया और हमारा काम हो गया, ज़बरदस्ती पूरी टेबल वापस कौन बनाएगा. तो हम वो पूरी टेबल वाली ड्राइंग का काम नहीं करते हैं. हम लोग कोई ना कोई ट्रिक या फिर कोई ना कोई एडजस्टमेंट करते हैं और हम हमारे आंसर में ही चेंज कर लेते हैं. तो आपको बस पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट एन इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव. कोई वहाँ पे आपके करवाएगा नहीं. किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आए तो उसको पूरा करना है, पर आपको एक बार एडजस्टमेंट समझ आ गया तो आपको फिर पूरा करने की नीड नहीं होती है. दिस इज माय गारंटी. अगर आपको एक बार एडजस्टमेंट समझ आ गया ना तो उसके बाद ज़रूरत नहीं होती है, मतलब थोड़ा सा याद रख लो कि यार ऐसा है तो ऐसा करना है, बस दैट्स इट. तो मेहनत कम हो गई ना. अभी तो मैंने 5 रो लिखी है, हो सकता है कभी कभी 7-8 रोज होती हैं, तो 7-8 रोज में आप हर को कन्वर्ट करो. और ये बहुत सुंदर फिगर्स हैं. फिगर्स पता है कैसे होते हैं, ऐसे 313 2315 316 2318, ये ऐसे सुंदर फिगर्स होते हैं. तो ऐसे फिगर्स में फिर है ना, वो हम जब 0.5 इधर उधर करते हैं ना तो हम खुद ही गलती कर देते हैं. जब थोड़े से बड़े फिगर्स होते हैं तो वी ऑल ओनली मेक मिस्टेक्स. सो आई ऑलवेज सजेस्ट आपको सिर्फ कन्वर्ट करना आना चाहिए, बट आपको
पूरी टेबल को कभी कन्वर्ट नहीं करना होगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू नो हाउ टू डू, बिकॉज मैं इस पे 1 मार्क क्वेश्चन भी बनाना सिखाऊंगी वंस वी आर डन विद दी टर्म्स, है ना। जब मैं इसका थ्योरी पार्ट पढ़ा दूंगी आपको पूरा, तब मैं आपको इसके 1 मार्क क्वेश्चन भी सिखा दूंगी कि 1 मार्क कैसे बनता है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव, राइट। सो अभी के लिए तो आपको बस पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करो, अपर लिमिट में ऐड करो, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। आइडियली स्टैटिस्टिक्स बोलता है तुम इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन बनाओ, बट हम लोग इंक्लूसिव क्लासिफिकेशंस नहीं बनाते हैं, या बनावा आता है तो हम उसको कभी भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करते। जैसा गिवन होता है हम उस पर ही काम चला लेते हैं, राइट। सो इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्या है ये हमको समझ आया? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव यू कैन इजीली डू। इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव ही कन्वर्ट करते, खैर एक्सक्लूसिव तो है ही, वो तो हमारी सारी नीड सेटिस्फाई कर ही रही है वैसे भी, ठीक है क्या? अच्छा, अब है ना, तुम में से थोड़े से कीड़े वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, थोड़े से बहुत जिज्ञासु लोग होते हैं, वो पूछते हैं मैम 100 किस में जाएगा? मेरे 100 नंबर आए, वो किस में जाएंगे? आप में से अभी थोड़ी देर बाद पूछ लेगा, चलो नहीं पूछा तो मैं पूछ लेती हूँ, 100 किस में जाएगा? क्योंकि तुमने नहीं पूछा तो मैं पूछ लेती हूँ, हर क्लास में कोई ना कोई तो पूछता है, अब तुम जगह में ही नहीं हो, मैं क्या करूँ? कहाँ जाएगा? तो फिर मैं बाहर हो जाऊं? मेरे 100 आए। नहीं नहीं, मेरे मैथ्स में 100 आए। मैं तो मैथ्स के मार्क्स ही स्टडी कर रही हूँ, लैंग्वेज पेपर तो नाम ही नहीं लिया, मुझे हिंदी इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, मैं तो एग्जाम्पल भी नहीं लेती हिंदी इंग्लिश का। अब बताओ क्यों? अरे यार अभी तो तूने बोला यार एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते, हम एक्सक्लूड करते हैं, आप अपनी डेफिनेशन को वायलेट कर रहे हो क्या? अगर एक सेकंड नीति, मेरे को आपकी आवाज पूरी नहीं आई थी एक्चुअली। हम्म, नहीं बन तो सकती है ना, मना थोड़ी ना है, बना लो। अब बनाने को तो क्या है, नीचे भी बना लो। तो फिर 100 किस में अकोमोडेट करूँ? अच्छा आप बोल रहे हो कि मैं आगे मेरी रेंज नहीं है तो मैं आगे सीरीज टेबल नहीं बना सकती, तो इसलिए मेरे को इसी वाली में ही अपना अकोमोडेट करना होगा। देखो आपने बोला तो सही कि आप इसी वाली में अकोमोडेट कर लोगी, पर आप आगे बना सकते हो, क्योंकि 100 आपके आया है तो 100 to 120 हम एक क्लास बना सकते हैं। बट सी अगेन आई टोल्ड यू ना, स्टैटिस्टिक्स ऐसी छोटी मोटी चीज के ऊपर नहीं होता है, इट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मनी, टाइम, है ना, ये सब इन्वॉल्व करता है। और जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक टेबल की रो भी एक्स्ट्रा करते हैं ना, उसमें भी पैसा लगता है, टाइम लगता है और मेहनत लगती है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दैट थिंग, मतलब उतना हमको आउटपुट मिल रहा है क्या जितना मैं इनपुट दे रही हूँ, तो हम उन सबको अवॉइड करने के लिए वी ट्राई टू पुट 100 ऑल्सो इन दैट क्लास ओनली। दैट इज द रीजन, इट इज नॉट कि हम नहीं एक्सीड कर सकते, हम एक्सीड तो कर सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस कॉस्ट, स्पीड एंड एफिशिएंसी वाला कंस्ट्रेंट, हम लोग ना उसको 100 वाले में ही पुट कर देते हैं। तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जो ये पूछेंगे आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि मैम मेरे तो 100 आए तो मैं किस में जाऊंगी, तो मैं लास्ट क्लास में ही जाती हूँ, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व और इन ऑर्डर टू कंजर्व माई स्टैटिस्टिकल जो भी इनपुट्स होते हैं ना, अपने इनपुट या रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज, उनको बचाने के चक्कर में हम लोग यहाँ पे आइडियली इट शुड गो टू द नेक्स्ट क्लास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वो नेक्स्ट क्लास में जाना चाहिए था। ऑलराइट, आया समझ में? वैसे हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयरली आपसे क्लासिफिकेशन बनवाया जाएगा, 2-3 क्वेश्चन ही हैं पूरी बुक में, 2-3 क्वेश्चन है बस, वहाँ पे बनवाया जाएगा। सो दैट शुड नॉट बी आवर केस। पर हाँ, यू शुड नो कि क्यों हम ऐसा करते हैं। अगर आपके 100 आता है तो आप उसी क्लास में ही डालेंगे, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रीजन, ठीक है। आउट कोई भी आपसे रैंडमली पूछ सकता है कि भाई रीजन क्या है, ठीक है। सो द रीजन इज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज, मतलब हम हमारी कॉस्ट को एक्स्ट्रा नहीं ऐड करें, इसलिए हम लोग उसको 100 वाली इस वाली क्लास में ही अकोमोडेट कर लेते हैं।
अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम हो। अब जैसे आपके टोटल 25 बच्चे हैं, उनमें से 15 बच्चों के 100 है, तो फिर तो आप ऐसा करो 100 की एक अलग ही क्लास बना लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर ऑब्जर्वेशंस हैं तो फिर बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए। ठीक है क्या? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट टिल हियर? सी नाउ एक्चुअली जो मुझे आपको प्रायर नॉलेज देनी थी, वी आर डन विद दैट। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द स्टैटिस्टिकल टूल्स ओनली, और हमारे फॉर्मल चैप्टर्स पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट विल बी पूरा क्वांटिटेटिव भी, पूरा मतलब पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहेगा। सो ब्रिंग कैलकुलेटर फॉर माई क्लास, मतलब जब भी आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करो प्लीज़ अपना कैलकुलेटर पास में रख के बैठना। मोबाइल पे मत यूज़ करना यार, क्योंकि तुम मीटिंग भी मोबाइल पे यूज़ कर रहे होंगे, और वैसे भी कैलकुलेटर की हैबिट डाल लो। मतलब दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन, कैलकुलेटर अलाउड होता है आपके। सो ब्रिंग अ कैलकुलेटर विदाउट चेक इन करेक्ट। आपको और अंजुल सर बता देंगे कि कौन सा कैलकुलेटर यूज़ करना है। अभी तो घर पे जो होगा वो यूज़ कर लेना, बट देन आफ्टर मेक अ हैबिट कि आप विदाउट चेक करेक्ट वाला कैलकुलेटर यूज़ करें, और जहाँ तक हो सके ना कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे करें। मतलब वो आपको यूज टू बना देगा बेसिकली। अकाउंट्स में मत करना, क्लास 12 के अकाउंट्स में नहीं, स्टैटिस्टिक्स में करना। तो आपको इट विल इंक्रीज योर स्पीड ऑल्सो, और आपको हैबिचुअल बनाएगा कि भाई अपने को कैलकुलेटर ही यूज करना है, दैट मीन्स। सो ब्रिंग अ कैलकुलेटर इन माई नेक्स्ट क्लास। जो भी घर पे पढ़ाओ कोई सा भी लेना, नो इशूज। चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय।